श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसी शख्सियत को आपके सम्मुख लाया हूं जो मुझे लगता है कि मेरी अपनी बिरादरी के हैं, जो मुझे लगता है कि मेरी ही तरह जिंदगी में पैशन रखते हैं और अपने उस पैशन के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और अब वो कामयाबी के ऐसे चरम उत्कर्ष पे हैं जहां पर और आगे बढ़ना इनकी नियति में शामिल है। ऐसी शख्सियत जिनका नाम ओम प्रकाश प्रजापति है, जो ट्रू मीडिया नाम की मैगजीन के सर्वे हैं। और सच बात है, इनसे बातचीत करके मुझे लंबे समय से इंतजार था इनका, क्योंकि इनको मिलाने के लिए हमारे मैडम मिश्रा ने बहुत प्रयास किया था। तो मैं भी इच्छुक था कि कब वो घड़ी आएगी जब हम इनको अपने स्टूडियो में बिठा के इनसे बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गंभीर साहब। और रेडियो बूज की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने बहुत व्यस्त समय में से समय निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए आप तत्पर हैं। मैं ओम प्रकाश जी आपसे सीधी सीधी बात शुरू करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस थोड़े से समय में हमारे जो श्रोतागण हैं वो ये सबक सीखें कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करने पर आ जाता है तो कोई भी अड़चन रास्ते में नहीं। वो एक शेर कहा जाता है कि जब से चला हूं तब से मंजिल पे मेरी नजर है, जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है और मील के पत्थर को अब मैं देखता नहीं। वाह वाह तो वाह। कहने का भाव ये है, मैं और भी अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जिंदगी में जो उड़ान है परों से नहीं, हौसलों से हुआ करती। बिल्कुल। और आप उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपने कैरियर के बारे में, क्योंकि जब मैंने अभी अपने रूम में आपसे पूछा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो लाइक ए हम्बल पर्सन यू स्टार्टेड कि मैंने अपने पिताश्री के चरणों में बैठ के मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर मैं आगे बढ़ता गया। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबान से हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका कैरियर की शुरुआत कैसे रही, किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन के बाद आपका रुझान किधर हुआ और किस तरह से एक सफलता के सोपान आप लांघते गए और आज जिस जगह पहुंचे हैं उसके लिए आप मुबारक के पात्र हैं। जी गंभीर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो बुज का बहुत बहुत पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर मुझे मौका दिया। मेरे जीवन के बारे में, मेरे व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में तमाम मेरे श्रोताओं को, मेरे शुभचिंतकों को जानने के लिए ये मौका दिया, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। और जैसा कि आपने बताया कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, मैं वो आपके साथ साझा करता हूँ जी। जैसा कि आपने भी बताया कि मैं जो मैट्रिक शिक्षा होती है वो मैंने अपने पिता के आशीर्वाद से, उनके देख रेख में पूरी की। उसके बाद पिता की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं जी। और मेरे ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि लगभग मैं 10वीं कक्षा पास करने के बाद मेरा विवाह हो गया मात्र 19 वर्ष की उम्र में। ओके। और उसके बाद फिर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना और एक शॉप खोला जिसमें आस-पास के मेरे लोगों ने एक ओम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान हुआ करती थी हमारी जी, और बड़ी फेमस रही। किस पास में? ये आपके दिल्ली के हर्ष विहार के पास एक गगन विहार होता है, वहाँ की मेन मार्केट में दुकान थी। इतनी चर्चित थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता था वहाँ।
और उसी दौरान मेरा जो संपर्क हुआ, दुकान के बराबर में ही डॉक्टर साहब आए थे जिनका नाम श्री नरेंद्र सिसोदिया, इस समय वो स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिसोदिया। ओके। और वो मौजूदा दिल्ली के डिप्टी सीएम के बड़े भाई रहे, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, पारिवारिक ताल्लुकात रहे जी। वो अक्सर फ्री टाइम में जब उनके पेशेंट नहीं हुआ करते थे तो वो एक अखबार पढ़ा करते थे और उसका संपादकीय प्रश्न काफ़ी लीनता के साथ पढ़ते थे। मैं यही प्रश्न करता था हमेशा कि आप जो है इसी पेज को क्यों पढ़ते हैं और इतना सारा पढ़ते हैं, इसमें क्या है? खबरें होती हैं, कहीं ये हुआ कहीं वो हुआ, एक उत्सुकता होती है। मेरी उम्र उस समय इस उत्सुकता की थी कि भाई कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ क्या हुआ, कहाँ, लेकिन उनका जो मैच्योरिटी थी उन्होंने बताया कि इस पूरे अखबार का, पूरे खबरों का निचोड़ ही संपादकीय प्रश्न पर होता है। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि भी मुझे भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से निकलकर, एक होता है ना मनुष्य के अंदर एक बीज होता है जो क्या कहते हैं उछलता रहता है, उनकाचे मारता रहता है कि मुझे हाँ जी कुछ होना चाहिए जी। या मेरे भीतर बीज था या मेरे ब्लड के अंदर था या लेकिन वहाँ से मेरा प्रश्न उनसे हुआ डॉक्टर साहब कि मैं भी क्या पत्रकार बन सकता हूँ? उन्होंने छूटते ही कहा कि नहीं, आप नहीं बन सकते। पत्रकार होने के लिए हायर एजुकेशन होना चाहिए, तमाम जानकारियाँ समसामयिक विषयों पर और प्रशासनिक रूप से होनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में वो रहा कि जब एक व्यक्ति जो अखबार में छप रहा है पत्रकार बना हुआ है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वहीं से मैंने एक निश्चय किया कि मुझे पत्रकार बनना है। तमाम मेरी जो शुरुआत हुई तो पत्रों के द्वारा हुई। तमाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पत्रों के द्वारा अपनी बात भेजता था, वो छपते थे और फोटो के साथ छपते थे। फिर और ज़्यादा जिज्ञासा में रहता था। परिवारजन, मित्रजन, सामाजिक लोग बड़े उत्साहित होने लगे कि जन समस्याओं पर भी बात करते हैं। उसी दौरान फिर बात हुई डॉक्टर साहब से कि आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको एक डिग्री या आपको इसमें जर्नलिज्म में कुछ करना चाहिए और आपको ज्ञान बढ़ेगा। मैंने बरेली से जर्नलिज्म किया, मास कम्युनिकेशन इग्नू से किया और 10th के बाद की जो 10+2 की जो शिक्षा वो भी पूरी की। उसके बाद फिर मैं कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों से जुड़ा और मेरी खबरें छपने लगी। फिर सामाजिक तौर पर कुछ ऐसी असामाजिक खबरें हुआ करती थी जिनको भी छापना जरूरी था, वरना लोगों में प्रश्न आ जाते हैं कि ये खबरें शायद इसलिए नहीं लगाते कि ऐसा होता होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद संपादक जी ने वो खबर नहीं लगाई। फिर मन में भी ये रहा कि अगर ऐसे नहीं लगेंगे तो समाज में हम बदनाम हो सकते हैं। वहीं से निर्णय लिया कि कुछ समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए। और उस समय जब आसपास में पता किया, आप जैसे बुद्धिजनों से, जनों से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि प्रकाशन खोलना या समाचार पत्र या पत्रिका खोलना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मैंने ट्रू मीडिया को चलाकर ये साबित कर दिया कि व्यक्ति जो चाहे तो वो कुछ कर सकता है। ये मेरे सभी भाइयों को, बहनों को या मेरे बड़े या जो भावी पीढ़ी आने वाली है उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मन में ठान लेते हैं कि आपको कुछ करना है, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं कहना चाह रहा, तमाम जो आपके मन में विषय आते हैं और आप चाहते हैं कि वो करना चाहिए, कर सकते हैं, बस ये ठान लीजिए आप कर सकते हैं, 101% वो कर सकते हैं, उस मंजिल को पा सकते हैं। मैं एक जीता जागता सामान्य परिवार में जन्म लिया, मैं इसका उदाहरण। देखिए ओम प्रकाश जी, यूनान में एक कहावत है जी कि जब बच्चा पैदा होता है जी तो परमात्मा उसके कान में एक बात कह के भेजता है जी कि जैसा तुझे बना रहा हूँ, तेरे से पहले और तेरे बाद ऐसा दूसरा कोई बच्चा पैदा नहीं। कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो आप उन बच्चों में हैं जिन्होंने याद रखा कि भाई मैं अगर कोई चीज ठान लेता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल जी, हम आगे आपकी बात सुनना चाहेंगे। हाँ जी। तो उसी तरह से फिर अपना हम लोगों ने पत्रिका स्टार्ट की स्टार्टिंग में, और उस दौरान फिर वही चला सिलसिला कि भाई यहाँ ये मकान बन रहा है, यहाँ ये अवैध काम हो रहा है, या ये बिल्डिंग बन रही है, लेकिन मन वहाँ संतुष्ट नहीं था जी, क्योंकि मन में पैसा कमाना नहीं था, समाज में बच्चों के अंदर संस्कार डालना, संस्कृति के बारे में बताना, ये मन में उद्देश्य रहा। जब हम आगे बढ़ते गए तो फिर मन में ख्याल आया कि हम साहित्य की ओर चलते हैं जी। और ये आपको मानना पड़ेगा कि 11 वर्ष से ट्रू मीडिया नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। उस समय कुछ ही अखबार
या कुछ पत्रिकाएं कुछ पोएम्स दिया करती थी जी। या परिचितों की या किसी की सिफारिश पर, कोई साहित्य को कोई स्थान नहीं दिया करता। जी। जब से ट्रू मीडिया पत्रिका ने इंटरनेशनल लेवल पर साहित्यकारों को, कलाकारों को, पत्रकारों को और संस्कृति से जुड़े हुए साथियों को स्थान दिया है, तो अन्य समाचार पत्र जो राष्ट्रीय लेवल पर चलते हैं वो भी पूरा पेज देने लगे। जी। आप किसी भी अखबार को सैटरडे संडे को उठाकर देखेंगे तो आपको साहित्यिक गतिविधियां वहां मिलेंगी। और मुझे अच्छा लगता है कि ट्रू मीडिया ही एक ऐसा संस्थान है जो पर्सनैलिटी बेस पर व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व कृतित्व पर विशेषांक प्रकाशित करता है, और ये देश की अग्रणी पत्रिका बन चुकी है जिसने अब तक अन्य देशों के और 21 भारतीय राज्यों के साहित्य, कला, संस्कृति और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों के पर्सनैलिटी बेस पर विशेषांक प्रकाशित किए हैं। और ऐसा काम अभी तक कोई भी देश का समाचार पत्र या पत्रिका नहीं कर सकता। विशेषांक निकाले हैं, yes. एक बार निकले हैं, 2 बार निकले हैं, या कोई राजनीतिक महाकुंभ होता है, कोई इलेक्शन होते हैं, 1 बार 2 बार निकलते हैं, उसके बाद वो नहीं। लेकिन ट्रू मीडिया ने ये कार्य करके सिद्ध किया है कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये वो साहित्यकार हैं जिन्हें समाचार पत्र पत्रिकाओं में या न्यूज चैनलों में स्थान नहीं मिलता। yes. ये वो पत्रकार हैं, वो साहित्यकार हैं, वो कला के प्रेमी हैं, वो कलाकार हैं जिन्हें कहीं स्थान नहीं मिलता। पूरा जीवन एकदम ये कहें कि अज्ञानता में और उसमें रहते हैं, कोई नहीं जानता। ट्रू मीडिया ने ये संकल्प लिया है कि ऐसे देश ही नहीं विदेश में भी भारतीय जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी व्यक्तित्व कृतित्व विशेषांक निकालता है ताकि पूरी दुनिया इनसे रूबरू हो सके। ये पत्रिका के माध्यम से होता है। इसमें ऐसा ही नहीं कि सब इसमें शुभकामनाएं या जीवन की जुड़ी बातें, कुछ लोग आलोचनाएं भी करते हैं उस लेखक की जिसका मुख्य पृष्ठ पर चित्र होता है, लेकिन उस आलोचना में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए मान लीजिए कि अगला आप ही के ऊपर विशेषांक आता है और आपने किसी की आलोचना इसमें पढ़ी है तो आप भी अपने उसमें सुधार करेंगे। ये भी बहुत प्लस पॉइंट है, सकारात्मक पॉइंट है। ओम प्रकाश जी, मैं कहा करता हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। वाह वाह वाह। इसलिए दुश्मनों को भी एहतराम करता हूँ। वाह वाह वाह। निंदक निरीह रखिए, ये बात तो बहुत से संत पुरुषों ने भी कही है। तो इसके लिए आदमी को ओपन रहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसी से सुधार की गुंजाइश होती है। बिल्कुल, शुरुआत सुधार की यहीं से होती है। यस। फर्क सिर्फ ये है कुछ लोग अगर इंटेंशंस ठीक रखते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, इसका मतलब आपका कद बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। तो वक्त के साथ हम सब पारखी हो जाते हैं इन सब बातों में, कौन हमारे समीप है, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है जी, क्या उसका मोटिव है, क्या उसकी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंट्यूशन वक्त के साथ आदमी सीख जाता है। बिल्कुल। वापस लौटते हुए आपके विषय पे, अब आप मुझे ये बताना चाहेंगे, वैसे तो आपकी मैगजीन के पीछे ये बहुत प्रोमिनेंट शायर कवियों को मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन क्या आप अपनी जुबान से बताना चाहेंगे कुछ ऐसे प्रोमिनेंट लोगों का जिनके ऊपर आपने विशेषांक निकाला? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गाजियाबाद की शान डॉक्टर कुमर बेचैन साहब जो नहीं रहे, उनके ऊपर हम लोग विशेषांक निकाल चुके हैं। और हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर सुलभ शौचालय चल रहे हैं उसके जो मालिक हैं डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक साहब के ऊपर निकाल चुके हैं। और एक देश के बड़े कवि हैं डॉक्टर परवीन शुक्ल, उनके ऊपर भी आ चुका है। कनाडा से हैं प्रोफेसर सरनगही साहब, उनके ऊपर विशेषांक आ चुका है। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है हमारी उसकी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रमा सिंह, हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल, अभी भी उनके हम लोग इंटरव्यू कर चुके हैं, उनके ऊपर भी विशेषांक निकाल चुके हैं। और हमारे जो जैसा कि मुक्ता जी ने बताया कि देश की शान नीरज साहब जिन्होंने फिल्मों में गीत बेशुमार दिए हैं, उनके ऊपर विशेषांक निकाल चुके हैं।
एक शायर हैं दादा मंगल नसीम साहब के ऊपर विशेषांक निकाल चुके हैं। हाँ। और आपके जो है श्री तेजेंद्र शर्मा अमेरिका से हैं, वहाँ के मेट्रो में बहुत अच्छा उनका इंजीनियरिंग पोस्ट पर है, उनके ऊपर विशेषांक निकाल चुके हैं जी। एक हमारे उज्जैन से हैं डॉक्टर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मानस जी हैं, सुमन भाई मानस जी हैं, इनके ऊपर निकाल चुके हैं। हापुड़ से हैं हमारे डॉक्टर अशोक मैत्रेय साहब जी। और ऑल इंडिया रेडियो से हैं हमारे राम अवतार बैरवा जी। अभी छत्तीसगढ़ से आई थी बहुत अच्छी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शिव महापुराण लिखा है, वो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। आप हैं गीता शर्मा जी, इनके ऊपर विशेषांक आ चुका है। ये हमारे छत्तीसगढ़ से ही साहब हैं, एक हमारे दरअसल मैं नाम भूल जाता हूँ, चश्मा नहीं है जी। तो हमारे उत्तराखंड से भी हैं हमारे प्रजापति हैं, और इनका बहुत बड़ा काम है, इनके ऊपर भी विशेषांक है। बॉम्बे से हमारी टीना बुदकी जी हैं, इनके ऊपर भी है। एक हमारे जो दिल्ली सचिवालय में सचिव हैं संजय जैन साहब, उनके ऊपर भी साहित्यकार हैं, विशेषांक हम निकाल चुके हैं इनके ऊपर भी। और भी पीछे कुछ चित्र हैं, जैसे कि BL गौड़, डॉक्टर BL गौड़ साहब, जिनका दिल्ली NCR में बिल्डिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर है और नंबर 1 है। उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व पर भी हम विशेषांक निकाल चुके हैं। एक आपके गुड़गांवा से ही हैं नीना माँ, उनके जो हीलिंग से लोगों को करती हैं, उनके ऊपर भी हम विशेषांक निकाल चुके हैं। और एक है बंगाल से हमारे, इनका नाम है, नाम थोड़ा चश्मे की वजह से साइड में है। तो आप इनके जो विशेषांक है, इन्होंने, इनका विशेष ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात हिंदी में बोलते हैं, उसको बंगाल में बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करके। एक साहित्य मंडल है राजस्थान से, पिछले आज़ादी से पहले से संस्था चल रही है, उनके जो संचालक रहे हैं उनके ऊपर भी विशेषांक है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मानस जयप्रकाश मानस जी हैं, उड़ीसा से हैं जी। पूर्व हिंदी अकादमी के सचिव रहे हैं बिष्ट साहब, इनके ऊपर भी विशेषांक। कानपुर से हमारी मधु श्रीवास्तव जी हैं जी। और हरियाणा के आपके जो जनता टीवी में कविताओं का कार्यक्रम करते थे विद्यार्थी जी हैं, उनके ऊपर भी। हाँ, ये बंगाल, ये सॉरी आपके क्षेत्र के हमारे गुड़गांवा के भी हैं जी। नहीं, ये संगीतकार हैं। अच्छा। और ये बाटला साहब हैं हमारे यहाँ के गुड़गांवा के ही। इन्होंने विशेष कार्य किया था कि 1 मिनट में 108 बार अपनी उंगलियों से अपने जो हमारा वायलिन होता है उसको किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। और अमेरिका से भी हैं डॉक्टर अनीता कपूर। तो कानपुर से हमारे अस्थाना साहब हैं, ये पत्रकार भी हैं और साहित्यकार हैं। ये बहुत सारे नाम हैं। कुछ नामों को, जैसे उत्तर प्रदेश के खासगंज से जो है हमारे गगन साहब हैं, बहुत सारी शख्सियत है हमारे जिनके ऊपर विशेषांक प्रकाशित। ये बहुत कम चित्र हैं, ये वो चित्र हैं जो इसमें समाहित होते हैं, बाकी इनको हम बदलते रहते हैं। ऐसी शख्सियतों को हमने विशेष। तो ओम प्रकाश जी, एक बात मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपने लगभग उन लोगों को चुना हुआ है जो साहित्यिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान देते रहे हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकारिता। ओके जी। तो दैट्स वेरी गुड। और बहुत मैं समझता हूँ इसलिए आपकी ये ट्रू मीडिया जो मैगजीन है, ये बहुत सफल मैगजीन है, क्योंकि इसको पढ़ने का मुझे कुछ समय पहले भी मौका मैडम के माध्यम से मिला जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप अपने ढंग से साहित्य की बहुत ही एक अनूठी योगदान आप दे रहे हैं जी। उन लोगों को सामने ला रहे हैं जो किसी ना किसी वजह से बहुत कुछ गुणों के तो मालिक हैं जी, लेकिन वो कहीं एक कोने में अभी तक रहे हैं जी, जी, जी। उनको आगे आने नहीं मिला है, उनको लोगों को जानने का नहीं मिला है, उन्हीं लोगों को मौका। यस यस। चलिए, ये वाकई बहुत खूबसूरत काम है जो कर रहे हैं। मैडम, आप कुछ जानना चाहेंगे? मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जी जी जी। आपके कर्मठपूर्ण जीवन का प्रेरणा स्रोत, क्योंकि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है आपने सभी को, तो कोई ना कोई तो प्रेरणा स्रोत रहा ही होगा। तभी प्रेरणा स्रोत तो जीवन में कई विद्वान बनते हैं, कई गुणीजन बनते हैं,
लेकिन मैं अपने पिता को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, ऐसी संस्कृति की जानकारी दी, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता से या दादा दादाजी से ही सीखता है। जी सबसे पहले वही उसके शिक्षक होते हैं, उसके बाद फिर शिक्षा के जो गुरु होते हैं वो होते हैं। देखिए, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, अक्सर ये बात मेरे सामने दिया। मैं अक्सर एक बात मानता हूँ जी आपने बहुत उचित बात कही। देखिए, क्या होता है कि शुरुआत किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में हो सकती है जी, लेकिन वो जो आपकी लगन है, आपकी जो एक आगे बढ़ने की तड़प है, वो आपकी हर कदम के साथ और हर व्यक्ति के साथ बदलती है। बिल्कुल सही। कारण ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति सिर्फ प्रेरणा स्रोत बन जाए, मैं तो वो व्यक्ति भी तो सीमित हो जाएगा। सीमित हो जाता है बस। आज अगर मैं आज जो एक तकनीक के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली, तो अगर मैंने एक साथी का नाम लिया, हाँ, तो वो एक सीमित दायरे में है। मुझे आगे बढ़ना है तो फिर दूसरे साथी का पहलू पकड़ना होगा। एग्जैक्टली, तो इसलिए जो बेस जो मुझे बनाया गया वो मुझे लग रहा है मेरे माता पिता ने बनाया, हाँ, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। यस, उनके प्रति मैं एक भाव भरी श्रद्धांजलि देते हुए एक शेर भी अपना जी पढ़ना जी चाहता जी हूँ जी शायद। कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, वाह, और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत गंभीर। हाँ सर, एक सवाल और है। जी, जो लोग पत्रकारिता को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके जी। लिए कोई मार्गदर्शन देना चाहते मुक्ता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हैं? हाँ सर। जो साथी, नौजवान साथी या मेरे पूर्व नौजवान साथी भी अगर पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ट्रू मीडिया ने उनको स्थान दिया हुआ है। अच्छा सर। कुछ जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं वो हमसे जुड़ी हुई है, ओके, और जो बच्चे पढ़कर आते हैं वो हमारे ट्रू मीडिया में अप्रेंटिसशिप करते हैं अच्छा। और हम उन्हें सिखाते हैं बारीकियाँ। जो यूनिवर्सिटी में सीखते हैं वो मौखिकली होता है, और हम जो सिखाते हैं वो प्रैक्टिकली। यस, वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भी सिखाते हैं और प्रिंटिंग में भी सिखाते हैं, यस, और उसके बाद एक हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। और अच्छा। और अन्य एजेंसियों में जाना चाहते हैं, अन्य विभागों में जाना चाहते हैं तो वहाँ उनको स्थान मिल जाता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो आज कई बड़े चैनलों में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रू मीडिया की यस। कहीं कमाई है। बिल्कुल Yes. बिल्कुल, बहुत जी। शुक्रिया। देखिए ओम प्रकाश जी, ये जो एरिया है जिसमें आप काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हर दिन एक ऐसा नया दिन होता है जहां आप बहुत बारीकी से चीजों को समझ सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी आप देखिए, हम रेडियो में भी यही बात अपने आरजेस को कहते हैं, और कुछ एक आरजेस इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं जी कि आप माइक के मास्टर हैं जी और पूरा दुनिया आपको सुनने वाली है, एटलीस्ट वो ऑडियंस जो आपके साथ कनेक्टेड है। जी बात तो सब लोग वही करते हैं, लेकिन सुनते लोग उसको हैं जिसका अंदाजे बयां अलग हो। बिल्कुल सही। मैं एक और बात कहा करता हूँ कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, वाह वाह, हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाए। वाह वाह, बहुत तो बहुत- यही बात आपके मीडिया पर जी और समझता हूँ ट्रू मीडिया पर तो 100% लागू होती जी, होगी, शुक्रिया। क्योंकि आप किस अंदाज से कौन सी बात कहते हैं, जी दिस इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ। बाकी तो सब कुछ एक जैसा ही है। लगभग सही कह रहे हैं। जी, हाँ, सही। अभी हाल ही देश की जानी मानी साहित्यकार सविता चड्ढा जी ने आपको हीरो में हीरा पुरस्कार से सम्मानित किया है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। मुक्ता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये संस्था दिल्ली की है। सविता चड्ढा जी अपनी
बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं। बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं और पिछले 50 वर्षों से साहित्य जगत से जुड़ी हुई है। जी उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है अपनी बेटी के नाम से और बहुत सारे सम्मान वो देती हैं, लेकिन उनमें एक विशेष सम्मान रखती हैं हीरो में हीरा। जी तो लास्ट ईयर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। ट्रू मीडिया एक महिला काव्य मंच भी चलाता है, ट्रू मीडिया साहित्यिक मंच भी चलाता है, ताकि तमाम देश के नौजवान साथी और भूतपूर्व नौजवान साथी जुड़े रहें, अपनी बात को वहाँ रख सकें। जी तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, तो महिला स्त्री सम्मान था। हमने चाहा कि बहुत बड़ी लेखिका है तो उनको हम इनवाइट करते हैं उनको चीफ गेस्ट के लिए। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम लोगों ने मन बनाया और मैंने उनको एक बार फ़ोन किया और बड़ी पहले खुश हुई। और उनसे जो बात करता है, आप विश्वास मानिए, ऐसा लगता है कि वो ऊर्जा दे रही है, शब्दों के माध्यम से मनुष्य में ऊर्जा दे रही है। व्यक्ति ऊर्जामान हो जाता है। मुझे लगता है कि देखिए, मैंने कहा 50 साल से वो साहित्यकार हैं, उनकी उम्र देखिए ना। उसके बावजूद भी जब उनकी आवाज़ कानों में गूंजती है मोबाइल के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि मैं फील करता हूँ कि मुझे काफ़ी ऊर्जा महसूस होती है। उन्होंने हाँ की, ओम प्रकाश जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अध्यक्षता के लिए कहा। अच्छा, उन्होंने फिर पूछा मुझसे कि आप ये बताइए आपकी महिला मंच और ये करता क्या है। मैंने कहा मैम, एक व्हाट्सएप ग्रुप में 257, अब तो ज़्यादा लोग जोड़े जा सकते हैं, उस समय 257 लोग ही जोड़े जा सकते थे और इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पूरे देश के कोने कोने से जुड़ी हुई हैं और हम लोग ऐसा सम्मान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये तो बहुत सौभाग्य है। और मेरा एक खोज थी, मेरे हर साल एक खोज करते हैं और वो मेरी खोज पूरी हो गई। मैंने क्या खोज पूरी हुई मुझे तो बताइए। उन्होंने कहा कि हम लोग साल में प्रोग्राम करते हैं, उसमें हीरो में हीरा एक सम्मान देते हैं प्रकाश जी, और मेरी खोज आज पूरी हो गई और मैं आज ही से आपको डेट देती हूँ और आपको उस दिन को बुक करना है और आपको सम्मान करना है और उस मुझे सहमति दे दीजिए। आप विश्वास करिए कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो सम्मान मुझे मिला, उस सम्मान मिलने के बाद देश के प्रमुख अखबारों ने, समाचार पत्र पत्रिकाओं ने, सैकड़ों समाचार पत्रों में खबर लगी और मुझे लगा कि ऐसा सम्मान मिलने से मेरे साथियों को, मेरी टीम को भी काफी ऊर्जावान हुई है, गौरवान्वित हुई है, ताकि वो भी ऐसे ही करें ताकि औरों के भी वो काम आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सम्मान। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। जी। मैं जब मानव रचना रेडियो में डायरेक्टर था जी, तो हमारे एक साथी थे जय भगवान गुप्ता जी, मेरे पड़ोसी भी थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनको हाइकू सम्राट के नाम से भी जाना जाता रहा। उन्होंने सविता चड्ढा से फोन पे गुजारिश करी कि भाई ऐसे हमारे यहाँ मानव रचना रेडियो है और वो आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आप कृपा आए। वो आई और जब वो इंटरव्यू के बाद वापस जाने लगी तो उन्होंने गुप्ता जी से अपना एक अनुभव साझा किया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहने लगी, गुप्ता जी, जब मैं आई थी तो मेरे को इस बात की थोड़ी रिजर्वेशन थी कि मैं हरियाणा के एक रेडियो में जा रही हूँ और हरियाणा वालों के लठमार तरीके से मैं परिचित हूँ, तो मुझे लगा कि भाई अब कौन से लठमार से मेरा वास्ता जो है वो पड़ेगा। लेकिन यहाँ आके मैंने ये महसूस किया कि बहुत ही सभ्य माहौल में और बहुत ही सेंसिटिव ढंग से बातचीत मुझसे की गई है। तो श्रोताओं, आप देखें कि कितनी बड़ी साहित्यकारा ने, मैडम सविता चड्ढा ने, अगर ओम प्रकाश जी को हीरो में हीरा मान कर सम्मान दिया है, तो हमारे लिए कितनी बड़े सम्मान की बात है कि ऐसे शख्स का हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। और वाकई ओम प्रकाश जी, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है और परमात्मा आपको इसी तरीके से और संपन्न करे इन सब गुणों से जो जिसके आप ऑलरेडी मालिक हैं। हाँ, बस एक सवाल और, अंतिम सवाल। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं?
क्या उद्देश्य है? मेनली ट्रू मीडिया का ही समझ लीजिए। मुक्ता जी, मैं आपके प्रश्न के बारे में कहना चाहूँगा कि ट्रू मीडिया या ओम प्रकाश प्रजापति या हम सब, क्योंकि ट्रू मीडिया किसी एक का नहीं है, सबका है, आपका भी है, कबीर साहब आपका भी है। लेकिन इसके माध्यम से एक मैसेज मैं देना चाहूँगा तमाम दुनिया वालों को, देशवासियों को नहीं, दुनिया वालों को, क्योंकि हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं पर्यावरण दिवस पर, पेड़ गिफ्ट करते हैं, गड्ढा खोद कर पौधा लगाते हैं, फोटो खींचकर हम सोशल मीडिया पर लगाते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर काम नहीं होता। जी जी। आज हमारा जो ग्लेशियर है पूरे विश्व का, वो बहुत पिघलता जा रहा है, समुद्र अपनी जगह को बढ़ाता जा रहा है, मनुष्य की जो रिहायशी जगह है वो कम होती जा रही है, और प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। और हम भावी पीढ़ी को, एक संस्कार है भारतीय पूरी सृष्टि के, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाएं। जी। कम से कम अगर हम संस्कार संस्कृति तो देते ही हैं, लेकिन लंबी आयु भी देकर जाएं, लंबी उम्र देकर जाएं। जी। लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। जी। मौजूदा स्थिति में हम लोग, जैसा कि अभी हाल ही में कोरोना ने हमें एक सबक दिया, एक संकेत दिया कि आप संभल जाइए, जी, अन्यथा क्या होगा। लेकिन मनुष्य, जो ये मनुष्य है, ये जो प्राणी है, ये किस मोह में जी रहा है। ये काम है सरकार के ऊपर, तो हम दे देते हैं कि काम सरकार का है, लेकिन सरकार कैसे कर सकती है? करना तो उस व्यक्ति को है, आम जन को है, जो यहाँ रह रहा है, जो जी रहा है। तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही दिन पर्यावरण दिवस ना मनाकर इस सृष्टि को बचाना है, इस प्रदूषण को बचाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में, आज जैसे हम पानी खरीद कर पीते हैं, तो हमें ऑक्सीजन भी खरीद कर यूज करना होगा। हमें स्वच्छ जीवन अगर देना है अपनी पीढ़ी को, भाई ये मान लीजिए आपने अगर करोड़ों अरबों रुपए कमाकर अगर अपनी पीढ़ी को दे दिए, खरबों रुपए दे दिए, उससे क्या फायदा? उनका जीवन ही नहीं है। कोरोना ने भी यही संकेत दिया लोगों के पास, लोगों की पेटी में, लोगों के बेड में, लोगों की अलमारी में, तिजोरी में करोड़ों रुपए रहे, बावजूद उनको जीवन नहीं मिला। तो हम क्यों नहीं सीखते? मैं अपने इस माध्यम से, आपके प्रश्न के माध्यम से, ये अपने सभी शुभचिंतकों से, सभी प्रेमियों से, देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस सृष्टि को बचाइए। ये सृष्टि अगर बचती है तो हम और हमारे बचेंगे, वरना आप सब जानते हैं। आप प्रकाश जी बहुत ही एप्रोप्रिएट बात और एप्रोप्रिएट वजन के साथ आप कह रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ और कहा करता हूँ कि कदम एक उठाया था गलत राहे शौक में। वाह! कदम एक उठाया था गलत राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती। क्या बात है, क्या और बात है। यहाँ हर आदमी गलत कदम उठाने के लिए तत्पर है। जी जी। और कौन रोकेगा? आप अगर मुझे रोकते हो तो मैं ये कहता हूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जी जी। मैं आपसे कहीं ज्यादा समझदार हूँ। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं, और जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है, जी जी, ऐसा जीता जागता उदाहरण है कि अगर अब भी नहीं जागे बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि कोई इलाज ही नहीं। बिल्कुल। बुद्ध जैसे लोग कहा करते थे कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। वाह, वाह। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता वाह, है। वाह, वाह। अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। बहुत अच्छे, बहुत इससे पहले कि हमें वो रोग पुनः सताए जी। और हमारी पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो जाए, बहुत जरूरत है आप द्वारा कही हुई बात को समझने की और उसको व्यवहारिक रूप में लाने की। मैं, आपने जो एक योग की बात की, रोग की बात की, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा जी कि हमारी सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो हमारी बेसिक शिक्षा होती है बच्चों की, उस शिक्षा में जो हमारा खान पान होता है, जी,
वो भी जोड़ना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि देश के अंदर आज तमाम बीमारियां जो बच्चे 9 महीने के पैदा होते हैं जी उनको भी साथ में आ रही हैं, जी चाहे वो शुगर हो या अस्थमा हो, हाँ। चाहे अन्य परेशानियां हो। क्योंकि जब वो बच्चा बेसिक से पढ़ेगा कि मुझे किस सीजन में, किस उत्सव में मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तभी उसकी उम्र लंबी हो सकती है। जी अब हम लोगों के क्या होता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश का जो शिक्षित नहीं है। वो उसे नहीं पता कि आज मुझे कितना खाना खाना है, कितनी रोटी खानी, कितनी चावल खाने, कितने पापड़ खाने, कितना अचार खाना है। बस उसे ये पता है कि खाना है, लेकिन उस अचार के साथ इतना नमक खाते हैं, उस पापड़ के साथ इतना नमक खाते हैं, रोटियों के साथ में हमारे साथ बहुत सारा शुगर जाता है, जीवन शैली हमारी बिगड़ती है। और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो जब वो समझता है, संभलता है और परिवार के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, तब तक कई बीमारियों का घर बन चुका होता है। जी तो आपके रेडियो गूंज के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा को, खान पान की शिक्षा को बेसिक शिक्षा में भी जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जी ओम प्रकाश जी। आपके उठने से पहले जी एक अंग्रेजी में कहावत है, टू हैव ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एक बहुत बुद्धिमान मस्तिष्क रखना यंग शोल्डर्स पर, ये एक कहावत में कही जाती है बात। मेरे श्रोता आपसे शायद ये जानने को इच्छुक होंगे जी कि जिस नौजवान ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, कही हैं, और हु इज रियली कैरिंग ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, प्लीज let them know what is your age. गंभीर साहब कहते हैं कि किसी महिला से उसकी उम्र नहीं पूछनी। मुझे ये मालूम है, इसलिए मैंने आपसे पूछी है, मैडम से नहीं। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब किसी महिला से उसकी उम्र नहीं पूछी जा सकती तो पुरुष से क्यों पूछी जाती है? हाँ, वो आप बताओ। और सर साधु लोग तो बड़ा बड़ा के बताते हैं हम 100 लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा गंभीर साहब जी कि मैं एक 4 वर्षीय पोते का दादा हूँ। क्या बात, और मेरी दादागिरी फुल चलती है। क्या बात, मेरी सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। क्या बात। मैंने अभी 20 जनवरी को अर्धशतक पूरा किया है, 50 वर्ष पूरे किए हैं। क्या बात। और देश की 105 संस्थाओं ने अपने लेटर हेड पर मुझे शुभकामना संदेश दिए हैं। बहुत बढ़िया। और मैं अपने आप को अभी 50 वर्ष का नहीं मानता हूँ, बिल्कुल। मैं अभी भी 25 वर्ष का मानता हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है, आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। मैं आपके बिहाफ पर अपना एक रुबाई पेश करना चाहता हूँ। जी जी कि ना सही बेशुमार दौलत, वाह वाह पर तेरी रहमत का खजाना तो है। वाह और ना चढ़े इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना वाह तो वाह है। वाह। और ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। बहुत मेरे दिल बहुत में उसका ठिकाना तो है। साथियों, हम लोग जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा कि हम अपने इस इंटरव्यू को अलविदा करते हुए बात को खत्म करें, लेकिन समय की मजबूरी है और मुझे बताया गया है कि ओम प्रकाश जी ने कहीं जाना भी है। तो पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला, हमारे रेडियो बूस में आए। और मैं चाहूँगा कि आप इसी ढंग से अपना संपर्क हमसे बनाए रखें। हमें आपसे बहुत कुछ लर्न करना है, सीखना है। और मैं चाहूँगा कि आपके अनुभव से हम भी रास्ता आगे देखें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद गंभीर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का, मुक्ता जी का। और मुझे इस काबिल समझा, मैं अभी भी अपने आप को एक छात्र के रूप में ही मानता हूँ। जी, आपने मेरा साक्षात्कार लिया और मेरे युवा साथियों को अगर ये साक्षात्कार हो सकता है पसंद आए, कुछ सीखें। और पुनः मैं आपकी टीम का और आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।